ईबीसी दुनिया में आज देखिए त्रिपुरा का सियासी दंगल। त्रिपुरा चुनाव में क्या हावी हो रही है अलग राज्य ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाने की मांग? कौन सी नई पार्टी दिखा रही है चुनावी धमक? लेफ्ट और बीजेपी के लिए इस चुनाव के क्या है मायने, दिखाएंगे कवर स्टोरी में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। इस बार त्रिपुरा चुनाव क्यों है खास, बताएंगे कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। तुर्की और सीरिया के भूकंप में मरने वालों की संख्या 37,000 हुई। संयुक्त राष्ट्र ने कहा अगले हफ्ते से राहत बचाव की जगह बचाए गए लोगों की देखभाल पर होगा ज्यादा ध्यान। दिखाएंगे भूकंप के बाद सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके से पहली रिपोर्ट। वैगनर ग्रुप ने जारी किया एक वीडियो जिसमें उन्हें उनके ही लड़ाके की हत्या करते दिखाया गया। कथित तौर पर युद्ध में सरेंडर करने की वजह से की गई उसकी हत्या। कैसे बखमूत को बचाने के लिए यूक्रेनी सैनिक लड़ रहे हैं लड़ाई, दिखाएंगे युद्ध के मोर्चे से खास रिपोर्ट। न्यूजीलैंड में गैब्रियल तूफान का कहर, हजारों लोग प्रभावित, 58,000 से ज्यादा घरों की बिजली गई, 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। सरकार कर रही है पूरे देश में इमरजेंसी लागू करने की तैयारी। अमेरिकी आसमान में फिर दिखा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। आसमान में उड़ते इस ऑब्जेक्ट को अमेरिकी वायुसेना ने मार गिराया। इस महीने चौथी बार हुई इस तरह की घटना। चीन ने भी दावा किया कि उसके आसमान में भी नजर आ चुके हैं कई अमेरिकी गुब्बारे। दक्षिण चीन सागर में चीन ने नाव पर किया लेजर हमला। फिलीपींस ने लगाया आरोप। लेजर लाइट की वजह से अस्थायी रूप से अंधे हुए थे फिलीपींस के तटरक्षकों के कर्मचारी। 6 जनवरी को ही घटना अब सामने आई है। चीन ने अब तक नहीं दी है प्रतिक्रिया। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। त्रिपुरा में ये चुनाव 16 फरवरी और नागालैंड मेघालय में 27 फरवरी को होंगे। तीनों हुई राज्यों के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। आज बात करेंगे त्रिपुरा की। पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा, जहां 16 फरवरी को चुनाव है, लेकिन ये चुनावी लड़ाई क्यों खास हो गई है? इसके नतीजे किस पार्टी के लिए क्या मायने रखते हैं? इसी की बात कवर स्टोरी में। बांग्लादेश की सीमा से सटे त्रिपुरा में लंबे वक्त तक लेफ्ट और कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 2018 में यहां बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई। अब 5 साल बाद बीजेपी के लिए यह सियासी जंग दोबारा जीतना क्या आसान होगा? क्या लेफ्ट वापसी कर पाएगी? इसी सियासी जमीनी माहौल का जायजा लेने पहुंची बीबीसी की टीम। देखिए त्रिपुरा से बीबीसी संवाददाता कीर्ति दुबे और शाहनवाज अहमद की रिपोर्ट। दिल्ली से लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी पर बसा पूर्वोत्तर का ये राज्य त्रिपुरा, जिसकी 2018 में दिल्ली के न्यूज़ रूम्स में खूब चर्चा हुई, और वजह थी जब यहाँ पर 25 साल से चले आ रहे लेफ्ट के दबदबे को खत्म करके बीजेपी ने 60 में से 36 सीटें जीतकर सरकार बनाई। उस चुनाव में बीजेपी और लेफ्ट के बीच जो सीटों का अंतर था वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन इनके बीच का वोट शेयर लगभग 1% जितना ही था, जो कि काफ़ी कम है। आज 5 साल बाद लेफ्ट यहाँ पर अपनी राइवल रही कांग्रेस के साथ अलायंस में चुनाव लड़ रही है, और बीजेपी के साथ है एक ट्राइबल पार्टी जिसका नाम है इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जिनके साथ उनका 2018 में भी अलायंस था। इस बार एक बार फिर वो पार्टी अलायंस के साथ बीजेपी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस चुनाव की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यहाँ पर एक नई पार्टी आई है, जो यहाँ की रॉयल प्रिंस की पार्टी है, जिसका नाम है त्रिपुरा मोर्चा। ये पार्टी इस चुनाव को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है। पूर्वोत्तर की राजनीति उत्तर और मध्य भारत की राजनीति से काफ़ी अलग है। त्रिपुरा में 8% मुस्लिम आबादी है। यहाँ सांप्रदायिकता अतीत में कभी मुद्दा नहीं रहा, लेकिन साल 2021 में बांग्लादेश में दुर्गा पंडाल में जो हिंसा हुई, उसकी आंच त्रिपुरा में आई। राज्य में सांप्रदायिक हिंसा हुई, कुछ ईदगाह और मुसलमानों की दुकानें जलाने की घटनाएं रिपोर्ट की गईं। हम अगरतला से 65 किलोमीटर दूर ऐसे ही एक गांव होरीजोला पहुंचे। इस गांव में एक नमाज पढ़ने के कमरे को अक्टूबर 2021 में जलाया गया था, लेकिन यहाँ कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता। यही आई उठने से डर क्या है आपको? अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा? नहीं
कैमरा बंद होने पर हमें ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने कहा कि थोड़ा तो यहाँ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, लेकिन डर के कारण वो बात नहीं करना चाहते। हालांकि इस चुनाव में 2021 में हुई ये घटना या इसके बाद की हुई छोटी मोटी घटनाएं कोई मुद्दा नहीं है। स्टेट में एक दो स्ट्रे इंसिडेंट को अगर आप बढ़ा करके दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई असर नहीं पड़ा है। दो कम्युनिटी में ऐसा कोई क्लैशेस नहीं हुआ है, कोई नहीं मरा। थोड़ा स्ट्रे इंसिडेंट हो सकता है, ये जो भी कोई मिसक्रिएंट्स भी कर सकता है, तो ये क्या पॉलिटिकल आदमी करता है, ये तो ठीक नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है, हम लोग ये कभी टॉलरेट भी नहीं किया। लेकिन बीजेपी की सरकार पर एक बड़ा आरोप है राजनीतिक हिंसा और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का। आप कोई ये मोटर स्टैंड से एक गाड़ी लेकर वहाँ पे सीपीएम के झंडा लगाकर पूरब डायरेक्शन में 15 किलोमीटर जाइए, दक्षिण में 15 किलोमीटर जाइए और उत्तर में 15 किलोमीटर जाइए। इधर तो बांग्लादेश से जा नहीं पाएंगे। आप अनहर्टेड, आपका गाड़ी पर कोई हमला नहीं हुआ, आप वापस आ पाते, हमको आप 1 करोड़ रुपये आपके इनाम देंगे हम। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक हिंसा त्रिपुरा में पहली बार हो रही है। लेफ्ट और कांग्रेस के दौर में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन लोग कहते हैं कि इस बार हिंसा पहले के मुकाबले कई ज्यादा है। The law and order has all along been extremely brutal, extremely bad during the past 5 years of BJP. वो तो wanton political violence against the opposition, demolishing offices of political parties, demolishing statues of big leaders. So this that is how it began. Elections were falsified. No election has been fair in Tripura over the past 5 years, like Panchayat, Lok Sabha, civic body elections and four assembly by elections. Government did not take any action to ensure a free and fair election. लेफ्ट इस चुनाव को संविधान बचाने की लड़ाई बता रहा है। त्रिपुरा के चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है त्रिपुरा के रॉयल प्रिंस प्रद्योत विक्रम मणिके देवबर्मा की एक नई पार्टी त्रिपुरा मोर्चा। ये पार्टी यहाँ की 31% जनजातीय आबादी के लिए एक अलग राज्य ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाने की बात कर रही है। आदिवासी जनजातीय लोग त्रिपुरा के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। साल 2018 में बीजेपी ने इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT के साथ गठबंधन किया और इस पार्टी की नींव ही अलग त्रिपुरा लैंड बनाने की मांग के साथ रखी गई थी। लेकिन बीते 5 सालों में ना तो IPFT ने इस बारे में बात की और ना ही बीजेपी ने। लेकिन इस चुनाव में उसी पुरानी मांग को लेकर एक नई चुनावी पार्टी फिर से मैदान में है। So we are also saying when we can have a greater Tripura land, it will be we who will run the administrations, who will make the policy for the betterment of the peoples of Tripura. See, definitely they have called to have a dialogue. But our chief, our Bubagra, clearly said, give us in a written form, and that written form would be legally binding. बीजेपी और लेफ्ट दोनों ही इस मांग को जनजातीय लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताती हैं। ये फिजिबल नहीं है। त्रिपुरा का जो जियोग्राफिकल, सोशल, कल्चरल जो स्ट्रक्चर है, इसमें नया एक प्रदेश बनना ये नामुमकिन है। तो कैसे वो स्टेट चलेगा, कैसे वो त्रिपुरा लैंड होगा? लेट देम आउट द मैप. व्हाट विल बी द मैप ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड? दिस इज इम्प्रैक्टिकल डिमांड. Why it is not possible? Think about the Telangana, from where it has been separated. हालांकि ग्रामीण त्रिपुरा खासकर आदिवासी जनजातियों के इलाके में त्रिपुरा मोर्चा को लेकर कई नौजवानों में उत्साह नजर आता है। त्रिपुरा में लगभग 40 लाख की आबादी है, लेकिन ये राज्य पूर्वोत्तर की राजनीति में काफी अहम है। लेफ्ट के लिए ये खुद को बचाने की लड़ाई है और बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर में खुद को मजबूत करने की। और इन सब के बीच एक पार्टी त्रिपुरा मोर्चा किंग मेकर बन सकती है, लेकिन किसके हिस्से में क्या आएगा इसका पता 2 मार्च को चलेगा। और 16 फरवरी को त्रिपुरा में चुनाव है और कल से चुनावी प्रचार बंद हो जाएगा। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद यूक्रेन में बखमूत पर कंट्रोल के लिए तेज हुई लड़ाई। BBC दुनिया में अब भी बहुत कुछ बाकी है।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। बात रूस यूक्रेन जंग की, जहां यूक्रेन ने आंकड़े जारी करके दावा किया है इस महीने बड़ी संख्या में रूसी सैनिक मारे गए हैं। जंग शुरू होने से लेकर अब तक किसी भी महीने में हर दिन मरने वाले रूसी सैनिकों की ये सबसे ज्यादा तादाद है। डेटा के मुताबिक अब तक फरवरी में हर दिन 824 रूसी सैनिकों की मौत हो रही है। हालांकि इस डेटा की पुष्टि नहीं की जा सकती और रूस ने भी अभी तक अपने आंकड़े जारी नहीं किए हैं, पर इन आंकड़ों का यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने भी जिक्र किया है। इधर खबर है कि यूक्रेन के सामने सरेंडर करने की वजह से एक भाड़े के लड़ाके की हत्या कर दी गई। रूस की तरफ से लड़ रहे भाड़े के लड़ाके वैगनर ग्रुप ने हत्या का वीडियो जारी किया, जिसमें बताया गया कि ये शख्स जेल में बंद था और इसे युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए भेजा गया था। वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने दावा किया है कि बखमूत के बाहर वैगनर लड़ाकों ने एक गांव पर कब्जा कर लिया है, पर यूक्रेन का कहना है कि वहां रूस को बहुत कम बढ़त मिली है। देखिए बखमूत से बीबीसी संवाददाता और लागवेरेन की एक खास रिपोर्ट। ये जंग है बखमूत के लिए। यूक्रेन के सैनिक बखमूत शहर में मोर्चा अभी भी संभाले हुए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर रूसी सैनिकों की स्थिति मजबूत है। बखमूत शहर यूक्रेन के प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है। रूसी फौज की कई महीनों से इस पर नजर है। हमारा रूट बहुत एहतियात से चुना गया है। हर हलचल निशाने पर है। बचकर चलना होगा, तेजी से निकलना होगा। हमारे आसपास हमले हो रहे हैं। I think they seen us. They just hit the road. On our way, a Russian shell landed very. हमारे रास्ते में रूसी गोला बहुत नजदीक आकर गिरा। हमें बहुत एहतियात बरतनी होगी। आसमान साफ है, जो रूसी ड्रोन्स के लिए अच्छा है। वो आसमान में उड़ रहे होंगे। सबसे नजदीकी रूसी ठिकाना बस 2 किलोमीटर दूर है। Just 2 kilometers away. जंग के एक मैदान में हमें एक बंकर में ले जाया गया। ईहोर डटे हुए हैं, लेकिन हालात मुश्किल हैं। Пытаются по максимуму давить, продавить. ईहोर ने बताया कि रूसी सैनिक उन्हें पीछे धकेलना चाहते हैं, उन्हें घेरना चाहते हैं ताकि शहर उनके हाथ लग जाए, लेकिन इससे बात नहीं बन रही है। नुकसान के बावजूद यूक्रेन के सैनिक डटे हुए हैं। उन्हें इंतजार है अगले आदेश का। उन्हें जैसे ही दुश्मन की पोजीशन का पता चलता है, वो मोर्टार से फायर कर देते हैं। दूसरे राउंड का फायर नहीं हुआ और हमें कवर के लिए भागना पड़ा। Everybody go to the cover. Misfire. उन्होंने बताया कि ये विदेशों से मिला हुआ पुराना स्टॉक है। जंग के लिए उनके पास गोला बारूद की कमी है। तभी हमारे सिर पर खतरा मंडराया। Russian jets. Do you hear it? It's Russian jets. On attack radius. लगातार गोलीबारी की आवाजें आ रही हैं। We're just hearing constant shelling. Russian artillery shelling. Yes. This is it. Do you still believe? आपको लगता है यूक्रेन जीत सकता है? Yes. हाँ बिल्कुल। Absolutely yes. But how long do you think? क्या लगता है इसमें कितने दिन लगेंगे? It's really hard question. We are not high rank in military strategy. ये मुश्किल सवाल है। हमारी सैन्य रणनीति जो भी हो, हम इस शहर को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। Hold this city. रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में हमले तेज करता जा रहा है, ताकि हमले का 1 साल पूरा होने से पहले एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सके। इस बीच नाटो ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन में हमले और तेज कर दिए हैं। इसके महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि शांति की कोशिश करने के बजाय रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में और ज़्यादा सेना और भारी हथियार भेज रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि नाटो के मंत्री उस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पर विचार विमर्श करेंगे जिसकी यूक्रेन लगातार मांग कर रहा है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भूकंप प्रभावित सीरिया के उस इलाके से पहली रिपोर्ट जहां विद्रोहियों का कब्जा। देखेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। एक तरफ सीरिया में चल रहा संघर्ष और दूसरी तरफ आपदा। वहां के लोगों पर ये दोहरी मार है। हालात ये है कि संयुक्त राष्ट्र के रिलीफ मिशन के प्रमुख को भी कहना पड़ा कि लगता है कि वहां के लोगों को अकेला छोड़ दिया गया है, क्योंकि भूकंप के एक हफ्ते बाद भी वहां के बेहाल लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका ने भी वहां की असद सरकार से अपील की है कि वो राहत पहुंचाने की राह मुहैया कराएं। बीबीसी संवाददाता क्वेंटन सोमरविल को विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में जाने की इजाजत मिली, जहां से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। एक सरहद जिसके दोनों ओर तबाही हुई, लेकिन भूकंप के बाद भी सीरिया और तुर्की का हाल ज्यादा अलग नहीं है। हम अभी अभी सीरिया में दाखिल हुए हैं। हमें बॉर्डर क्रॉसिंग पर मदद लेकर पहुंचे करीब 1 दर्जन ट्रक और ईंधन से भरे टैंक दिखे, लेकिन जितनी मदद आ रही थी उससे कहीं ज्यादा शरणार्थी और शव बाहर जाने के इंतजार में थे। इदलिब के हारेम की मुख्य सड़क गायब है। लोग मदद के इंतजार में थे जो नहीं पहुंची। यहीं पर फादेल गादाब के सभी रिश्तेदारों की मौत हो गई। यहाँ कोई जिंदा नहीं बचा, सब मर गए। हम सिर्फ चाहते हैं कि वो आकर दफनाने के लिए शव निकालें। मुझे नहीं पता और क्या कहूँ। हम पश्चिम की ओर गए, यहाँ कोई मदद नहीं पहुंची, जबकि लोगों को तुरंत मदद की जरूरत है। यहाँ बसानिया शहर हुआ करता था। यहाँ लोगों ने नए घर बनाए थे, लेकिन अब 80% तक तबाह हो चुका है और भूकंप के बाद से यहाँ मदद ना के बराबर पहुंची है। यहाँ 100 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए। इसके अलावा भी बहुत तबाही हुई है। अबाला के दोनों बच्चों की मौत हो गई। मैं पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ा, चिल्लाया। तभी मुझे अपनी बीवी और 7 साल की बेटी जिंदा दिखी। मेरी बीवी ने बताया कि हम अपने बच्चों को खो चुके हैं। ये इलाका विद्रोहियों के कब्जे में है। पूरे वक्त हथियारबंद लोग हमारे साथ थे, जिन्होंने हमारे काम में कोई दखल नहीं दिया, लेकिन इन्हीं की वजह से यहाँ मदद पहुँचना ज्यादा मुश्किल हो गया है। बाबल हवा अस्पताल में राजनीति के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। यहाँ स्टाफ कम है, जिसे 350 से ज्यादा भूकंप पीड़ितों का इलाज करना है। आम दिनों में ही यहाँ लोगों के लिए इलाज के लिए पर्याप्त मेडिकल स्टाफ नहीं होता है। अब तो बहुत ही कम है। यहाँ 3 महीने का मोहम्मद भी भर्ती है। मोहम्मद के माँ बाप की भूकंप में मौत हो गई। वो पास की एक सड़क पर पड़ोसी को मिला। मोहम्मद के साथ साथ सीरिया भी फिर से अकेला पड़ गया है। दुनिया ने उसे भुला दिया है, पर सीरिया को मदद की सख्त जरूरत है। आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।